नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ये जो क्लास है ये अपने आज प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो ये क्लास अपनी एप्लीकेशन की क्लास है, बट ये यूट्यूब पर भी आएगी आज शाम को। तो जितने भी साथी इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ये जो क्लास है ये EMRS Tier 2 की अगर बात करें एग्जाम्स की, चाहे आप KVS की बात करें, चाहे अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, उसमें जहां अगर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन का कोई पार्ट आता है, ये क्लास आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। छोटी सी जानकारी ये भी बता देता हूँ कि ये जो क्लास है इस क्लास का यूट्यूब पे डालने का भी एक छोटा सा पर्पज़ था कि बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट था कि सर कुछ क्लासेज हमें यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करवा दो, तो उस पर्पज़ से ये क्लास भी आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो सभी को नमस्कार। रूपाली नमस्कार जी। ठीक है। और है ना, एक और भी था कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर क्लास की टाइमिंग की अगर बात करें बैच में क्या रहेगी, तो बैच में आपकी 3 घंटे की क्लासेज रहेगी। एक पाइथन की क्लास है, एक आपकी DBMS की क्लास आ जाएगी, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो अगर कम समय में भी अगर अपने को टाइम कम मिलता है Tier 2 के एग्जाम के लिए, तो भी आपके सिलेबस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन से की बात कर रहे हैं रूपाली, किसमें प्ले लिस्ट की बात कर रहे हैं आप? अगर आप एप्लीकेशन में हैं तो उसमें सारे टॉपिक वाइज क्लासेज, और एप्लीकेशन के अंदर क्या किया हुआ है, जैसे मान लो अभी आप पाइथन की स्टार्ट करेंगे अपनी, तो उसमें जैसे ही प्रोग्रामिंग वाले फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पर जैसे पाइथन के इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी। जैसे ही हम पाइथन के इंट्रोडक्शन के बाद इसके जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हर टॉपिक के अंदर जितनी क्लासेज रहेगी वो सीक्वेंस से आपको मिलती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपनी पहली क्लास है और इस क्लास की अगर बात करें, तो इसमें आज अपन बात करेंगे किसके बारे में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये इंट्रोडक्शन क्लास और अपनी क्लास नंबर कौन सी है? फर्स्ट है। जो भी स्टूडेंट्स EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो Tier 1 का बैच चल रहा है, सॉरी Tier 2 का, TGT वाला और PGT वाला दोनों बैच लाइव है, और रिकॉर्डेड भी आप उसमें पढ़ सकते हैं और लाइव भी मैं कंप्लीट सिलेबस करवा रहा हूँ लाइव क्लासेज में। और ये 6 जनवरी तक यानी कि कल तक इन दोनों बैच पर ऑफर भी है। अगर आप एनरोल करना चाहे तो कल तक आप इनरोल कर सकते हैं, उसके बाद इनका प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें आज, तो हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये कहते भी है कि सर बिल्कुल बेसिक से ही हमें समझ में आएगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज की अगर बात करें दोस्तों, तो हमारे कंप्यूटर में दो प्रकार की लैंग्वेज है। दो प्रकार की लैंग्वेज। सबसे पहली जो लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि लैंग्वेज की बात करें, थोड़ा मैं और अगर इसको पीछे लेके जाऊं तो पहले हमारा जो सिलेबस हुआ करता था उसमें लैंग्वेज 3 कैटेगरी में होती थी, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। आपने पढ़ा भी होगा, कोई भी जो आपके स्कूल की बुक्स वगैरह में भी आपको आज भी मिल जाएगा कि लैंग्वेज है वो 3 प्रकार की हमें मिलती है। एक लो लेवल, एक हमारे पास मिडिल लेवल और एक क्या है? हाई लेवल। जैसे सी लैंग्वेज की अगर बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि प्योरली वो लो लेवल लैंग्वेज है और प्योरली वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ऐसे कुछ लैंग्वेजेस की पार्ट की बात करें तो हमारे पास 3 कैटेगरी है। लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछे कि मेन 2 कैटेगरी कौन कौन सी है, तो एक लैंग्वेज होती है लो लेवल कैटेगरी की और एक लैंग्वेज होती है हाई लेवल कैटेगरी की। क्या फर्क होता है लो लेवल और हाई लेवल में, इस पे भी बात करते हैं। तो लैंग्वेज की बात करें तो पहली जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो आती है लो लेवल लैंग्वेज। किसकी बात करते हैं? लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज। और दूसरी जो हमारे पास लैंग्वेज आती है दोस्तों वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, LLL, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको हम क्या लिख सकते हैं? HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लैंग्वेज कौन कौन सी कैटेगरी की है, तो हम कह सकते हैं कि दो मेन कैटेगरी है, एक लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी है और दूसरी कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी है। रूपाली बिल्कुल अपने इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है, सारी की सारी इसी तरीके से है। ठीक है।
क्लियर है बात। तो लैंग्वेज की बात करें तो दो तरह की लैंग्वेज है, एक कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेज है, और दूसरी अपनी कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज है। यहां पर अपने को समझना पड़ेगा कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है। लो लेवल लैंग्वेज होती है वो डिपेंड लैंग्वेज होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। सर ये लैंग्वेज जो डिपेंड है किस पर डिपेंड होती है, तो जो हमारा हार्डवेयर होता है, जो हार्डवेयर पर डिपेंड करती है वो कौन सी होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। और जो हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट होती है वो क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। जनरली मान लो अपने जिस फैमिली में रहते हैं या जिस स्टेट में आप रहते हो, वहाँ एक गवर्नमेंट की फैसिलिटी होती है कि एक तय इनकम से किसी की अगर कम आय है तो उनको हम बीपीएल कैटेगरी में कह देते हैं, और तय इनकम से किसी की अगर ज्यादा आय है तो उनको हम एपीएल कैटेगरी में शामिल करते हैं। जैसे तो जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन की अगर बात करें, तो वहां पर जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स वगैरह होती है वो उनके लिए अलग से भी आती है। अब हम कह सकते हैं कि वो जो बीपीएल कैटेगरी है वो गवर्नमेंट की बहुत सारी जो स्कीम्स है उस पर क्या है, डिपेंड है। और एपीएल जो फैमिलीज है, परिवार जो है, वो हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट से हो सकते हैं इंडिपेंड हो। तो ऐसे ही कंप्यूटर में लैंग्वेज की दो कैटेगरी है, एक लो लेवल की कैटेगरी है और दूसरी कौन सी है, हाई लेवल की कैटेगरी है। जो लो लेवल कैटेगरी है इसको हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो डिपेंड ऑन हार्डवेयर कह सकते हैं। तो ये लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, डिपेंड होती है। लो लेवल का मतलब ये हार्डवेयर पे क्या होती है, डिपेंड लैंग्वेज होती है। और ये वाली जो लैंग्वेज हमारे पास होती है ये हार्डवेयर से क्या होती है, इंडिपेंड होती है। हार्डवेयर से क्या होती है, इंडिपेंड होती है, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। अब सवाल आता है कि सर ऐसी कौन कौन सी लैंग्वेजेज है जो लो लेवल की कैटेगरी में आती है। सबसे पहले अगर बात करें लो लेवल की कैटेगरी में, तो हमारे पास एक लैंग्वेज है लो लेवल की कैटेगरी में, मशीन लैंग्वेज जो है, क्या है, मशीन लैंग्वेज है। और एक हमारे पास क्या है, असेंबली लैंग्वेज है। एक कौन सी है, मशीन लैंग्वेज, और दूसरी कौन सी है, असेंबली लैंग्वेज। अगर कोई आपसे पूछे कि मशीन लैंग्वेज के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, मशीन लैंग्वेज के बारे में, तो आप सब जानते हैं। और आपके जो टीयर 2 का सिलेबस है उसके अंदर भी ये चीजें मेंशन है कि जो मशीन लैंग्वेज है ये कौन सी लैंग्वेज होती है, 0-1 के फॉर्मेट में। और आप जानते हैं कि इस 0-1 के फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, बाइनरी कहते हैं, बाइनरी कहते हैं। 0-1 के फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, बाइनरी। या हम सिंपल सी अगर बात करें तो अगर कोई पूछे कि बाइनरी डिजिट की बात करें, किसकी बात करें, बाइनरी डिजिट की बात करें, क्योंकि आपके सिलेबस में कोडिंग स्कीम भी पूरा दिया हुआ है, आपको पूरा कोडिंग स्कीम भी पढ़ना पड़ेगा। बाइनरी डिजिट की बात करें तो ये हमारे पास कौन कौन सी होती है, 0 और 1 फॉर्मेट में होती है। अब अगर बात करें मशीन लैंग्वेज की, अगर बात करें तो मशीन लैंग्वेज लो लेवल कैटेगरी की है। किसमें है, लो लेवल की, क्योंकि ये डिपेंड करती है हार्डवेयर पर। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या एक यूजर डायरेक्ट मशीन से इंटरेक्ट कर सकता है। हम इंटरेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो लैंग्वेज मशीन को समझ में आती है, जो लैंग्वेज मशीन को समझ में आती है वो एक यूजर के लिए क्या है, मुश्किल है। और जो यूजर को समझ में आती है वो मशीन को समझ में नहीं आती। जैसे मान लो अपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं और कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास एक लैंग्वेज हिंदी है और एक क्या है, इंग्लिश है। हिंदी और इंग्लिश में जितना बड़ा गैप आता है कि हिंदी वाला इंग्लिश नहीं समझ रहा, इंग्लिश वाला हिंदी नहीं समझ रहा, तो हमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म या ऐसे इंटरमीडिएटरी सिस्टम्स का यूज करना पड़ेगा जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को उसकी भाषा में समझा सके और कंप्यूटर जो यूजर है वो अपनी भाषा में उस चीज को समझ सके। यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर बात करें तो जो मशीन लैंग्वेज है वो कौन से फॉर्मेट में होती है, 0-1 के फॉर्मेट में होती है। किसमें होती है, 0-1 के फॉर्मेट में होती है। जब भी आप कुछ भी लिखेंगे, मैंने कुछ भी स्क्रीन पर लिखा, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताता हूं। मान लो मैंने कंप्यूटर से ए प्रेस किया, क्या प्रेस किया, ए प्रेस किया। अब ये जो ए है, ये मेरी भाषा है, यानी कि ये किस प्रकार की लैंग्वेज है, मान लो ये यूजर की लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है, यूजर की लैंग्वेज है। अब इस ए को डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं समझेगा, तो इस ए को किस में बदलना पड़ेगा अपने को, मशीन के अंदर, मशीन के अंदर। अब मशीन कोड में अगर बदलना हो तो मशीन कोड कौन सा होता है, 0 और 1 का फॉर्मेट होता है। तो सर ए एक अल्फाबेट है और 0-1 जो है ये नंबर है, तो ए को 0-1 फॉर्मेट में हम कैसे बदल सकते हैं। अगर आपने इस चीज को पढ़ा हुआ अच्छे तरीके से तो हमारे पास एक कोडिंग स्कीम आती है जिसको हम कहते हैं अस्काई कोड। क्या कहते हैं, अस्काई कोड के बारे में आप सब जानते हैं इसके बारे में।
क्या मतलब होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल यहां पर इंपॉर्टेंट है। एक ये आपको भी पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा हमारे पास इंडिया का भी एक कोड है ISCII, ISACII। इसका मतलब क्या है सर? इंडियन स्क्रिप्ट कोड, स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये जो अस्काई कोड है, अस्काई जो कोड है, इसमें इसमें वर्जन की अगर बात करें तो इसके दो वर्जन है। जो स्टैंडर्ड वर्जन है, एक है इसमें अस्काई 7, अस्काई 7 है, और दूसरा जो वर्जन अपने पास आता है वो कौन सा है? अस्काई 8 है। ये जो अगर कोई पूछ ले आपसे कि स्टैंडर्ड वर्जन कौन सा है, तो ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है। क्या मतलब है सर अस्काई 7 और अस्काई 8 का? बड़ा ही सिंपल सा है। अस्काई 7 का मतलब है 2 की पावर 7, अस्काई 7 का मतलब 2 की पावर 7। सिंपल, आप ऐसे याद रख लो कि अस्काई 7 का मतलब क्या है? 2 की पावर 7, और अस्काई 8 का मतलब है 2 की पावर 8 है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 पावर 7 का मतलब होता है 128, और 2 पावर 8 का मतलब होता है 256। अब अगर अस्काई 7 में पूछे तो टोटल कितने कैरेक्टर है? 128 कैरेक्टर है, और इसमें कितने कैरेक्टर है? 256 कैरेक्टर है। लेकिन यहां पर एक सवाल आता है कि जो हमारे पास अस्काई 7 में पहला कैरेक्टर होगा वो 0 से शुरू होगा, और लास्ट का नंबर क्या होगा? 127। यहां पर अगर बात करें तो पहला कैरेक्टर क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा, और लास्ट जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? 255। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं, वापस समझते हैं। हमने कहा कि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो 0-1 के फॉर्मेट में होती है। ठीक है सर, जो 0-1 के फॉर्मेट को होते हैं उनको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, मशीनी लैंग्वेज कह सकते हैं। बाइनरी डिजिट जो हमारे पास होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। कंप्यूटर को जो भी समझ में आता है वो किस में आता है? 0 और 1 फॉर्मेट में समझ में आता है। लेकिन ये जो 0-1 की कहानी होती है, ये एक यूजर को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ में आती, डायरेक्ट नहीं समझ सकते। लेकिन एक यूजर अपनी भाषा में कुछ भी इनपुट दे सकता है, लेकिन कंप्यूटर उसको अपनी भाषा में क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। यहां एक छोटा सा सवाल है कि अगर ए एक अल्फाबेट है और 0-1 मेरा क्या है? नंबर है। 0-1 मेरा क्या है? नंबर है। तो किसी भी अल्फाबेट को नंबर में बदलना पॉसिबल नहीं है। मान लो यहां पर कुछ नंबर दिया होता, 3-2 दिया होता, तो कोई भी मैकेनिज्म लगा के, कोई भी आप एल्गोरिदम लगाकर इसको 0-1 में बदल सकते थे। अब सवाल आया कि यहां पर 3-2 न देकर क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। इसको समझने के लिए मैंने कहा कि एक हमारे पास कोडिंग स्कीम है जिसका नाम है अस्काई। ये दोनों आपके सिलेबस में भी है, अपने पढ़ेंगे भी इनको। अस्काई कोड की बात करें तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है। अब पीछे एक पेपर, केवीएस का पेपर, जिसके अंदर इन्होंने इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली, ISCII की। अब मैं बताऊं वहां पर क्या था। ISCII की फुल फॉर्म तो क्या होती है? इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लेकिन यहां पर जो आपके सवाल में, जो आपके सवाल थे केवीएस वाले में, उसमें जो ऑप्शन था उसमें स्टैंडर्ड था। क्या था? स्टैंडर्ड था। अगर कोई आपसे पूछे कि सर इसकी एक्चुअल में फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगर अगर आपके सामने ये सवाल आ भी जाए, और पीछे केवीएस का पेपर है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता 23 का पेपर था, कौन सा पेपर था, जिसके अंदर ये सवाल भी दिया हुआ था। क्यों दिया हुआ था? क्योंकि ये भारत का अपना एक स्क्रिप्ट कोड है। अब इसमें फुल फॉर्म में जिन्होंने दिया पेपर में, उन्होंने स्क्रिप्ट नाम का उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो जो भी स्टूडेंट्स लगा के आए उन्होंने क्या लगाया? स्टैंडर्ड लगा दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट भी है और स्टैंडर्ड भी है, तो आप सही किसको करेंगे? स्क्रिप्ट कोड को। अब इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि जो ISCII है ये बनाया किसने था? तो ये CDEC ने बनाया है। CDEC क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट। थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपकी सुविधा रहे नोट्स बनाने में भी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, इन्होंने इसको बनाया है। सीडेक एक ऑर्गेनाइजेशन है,
भारत सरकार की। अगर बात करें सीडेक की, तो इसकी स्थापना 1988 में, इसका मुख्यालय कहां पर है? पुणे में। कहां पर है? पुणे में। और आपने इस सीडेक के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा। सीडेक के बारे में अगर बात करें ना, सीडेक के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता हो। स्थापना कब हुई? 1988 में। इसका हेड ऑफिस की अगर बात करें तो वो कहां पर है? पुणे में। कहां पर है? पुणे में। सीडेक के द्वारा नए नए जो चीजें हैं वो कौन कौन सी आपके सामने है, ये सारी जो भी मैं लिख रहा हूं आपके इस एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ISCII किसने बनाया? ISCII किसने बनाया? सीडेक ने बनाया। बोस भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। बोस क्या है? भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंडिया फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बोस है। बोस का मतलब क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। बोस भी सीडेक ने बनाया। बोस भी सीडेक ने बनाया। ISCII भी किसने बनाया? सीडेक ने बनाया। और वही अगर आपसे कोई पूछ ले कि परम भारत का पहला क्या है? सुपर कंप्यूटर है। परम क्या है? इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अगर आपसे कोई पूछे तो वो कौन सा है? परम है। परम भी किसने बनाया? सीडेक ने बनाया। परम का मतलब होता है पैरेलल मशीन। परम का मतलब क्या है? पैरेलल मशीन। तो आपको यहां तक ये पॉइंट क्लियर रखने होंगे कि हर पॉइंट पर आपको ये पता हो कि ये जो चीज है, क्योंकि पेपर के दो ही तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप सीधा का सीधा वहीं से स्टार्ट करो जहां उन्होंने सिलेबस में लिखा है। एक होता है कि आप उससे रेलेवेंट जितनी भी चीजें हैं उनको भी आप कवर करो। और ये तो मैं कह ही नहीं रहा कि रेलेवेंट की बात है, ये तो आपके डायरेक्ट सिलेबस का हिस्सा है। या अगर आप सिलेबस देखोगे तो जितने भी कोडिंग स्कीम्स है, अगर इसकी बात करें, स्काई कोड की बात करें, बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम की हमारा पूरा पार्ट इसमें आता है। ISCII की बात करें जिसपे इवन की सवाल भी बहुत सारे पूछे गए हैं। ये बात, अब जो ये स्काई कोड जो है ना, इस स्काई कोड का मेन पर्पज क्या है यहां जान लेते हैं। थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूं कि सीडेक जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, जिसने भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बोस बनाया। बोस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक चीज और भी याद रखना कि बोस एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ओपन सोर्स। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपन बात कर रहे हैं, पाइथन, पाइथन भी एक क्या है हमारे पास? ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का मतलब है जिनके सोर्स कोड फ्री हो। जिनके क्या हो? सोर्स कोड आपको क्या मिलते हो? फ्री मिलते हो। वो हमारे पास क्या होते हैं? ओपन सोर्स। एक होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का फ्री मिलना, एक होता है ओपन सोर्स। किसी भी सॉफ्टवेयर का फ्री मिलना, वो फ्री सॉफ्टवेयर हो सकता है, बट किसी भी सॉफ्टवेयर के, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स कोड जो है वो आपको फ्री में मिलना, इसका मतलब वो है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब इसके सोर्स कोड को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके सोर्स कोड में जो भी चीजें हैं अगर आपको अपने हिसाब से चाहिए तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ओपन सोर्स कहते हैं। ISCII भारत का अपना एक स्क्रिप्ट कोड है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे स्काई कोड है वैसे ही हमारे पास क्या है? ISCII है। अब बात करें कि इस सीडेक की बात करें तो सीडेक का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो 1988 के अंदर आता है और इसका हेड ऑफिस कहां पर है? पुणे के अंदर है। परम सुपर कंप्यूटर की बात करें, अच्छा कमेंट करके बता देना, यह भी एक एग्जाम का हिस्सा है कि भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बताइएगा अभी, भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अभी वर्तमान की अगर बात करें, भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर अगर वर्तमान की बात करें तो वो कौन सा है? ये भी बात करिए। अब हमने कहा कि स्काई जो कोड है इसके दो वर्जन है, एक 7 वर्जन है और एक क्या है? 8 वर्जन है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 और 8 की बात करें तो यहां इन्होंने क्या किया? स्काई कोड की बात करें, इन्होंने क्या किया? इस स्काई कोड में हमारे पास कुछ सिंबल्स है। स्काई कोड की अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि अगर आप कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड कुछ भी लिखेंगे, कैपिटल ए से जेड तक कुछ भी लिखेंगे, तो इसका मतलब हर एक कैरेक्टर को इन्होंने नंबर दिया है 65 से 90 तक। स्मॉल ए से जेड की बात करें, ये हर लैंग्वेज में भी काम आएगा, 97 से 122, 97 से 122। 0 से 9 की अगर बात करें तो 48 से 57, 48 से 57, ये हमारे पास क्या है? स्काई कोड है। अब अगर कोई भी यूजर अगर कंप्यूटर में कीबोर्ड से क्या लिखता है? ए लिखता है, तो इसका मतलब ए का मतलब है 65, और 65 को किस में बदला जा सकता है? 01 फॉर्मेट में बदला जा सकता है। 65 को 01 फॉर्मेट में बदला जा सकता है। हाँ जी एरावत, बहुत बढ़िया। 65 को 01 के फॉर्मेट में बदला जा सकता है। तो यहां जो हमारे पास प्रॉब्लम थी कि जो लैंग्वेज है वो किस में होती है? 01 फॉर्मेट में होती है। ठीक है सर,
जो हम कंप्यूटर की जो भाषा है वो 01 फॉर्मेट में है। और अगर कोई भी यूजर कंप्यूटर से क्या लिखता है, ए लिखता है, तो इसका मतलब इसको 01 में कैसे बदला जा सकता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ए का एक कोड फिक्स कर दिया, क्या कर दिया 65। और इस 65 को किसी न किसी तरीके से आप किस में बदल सकते हो, 01 फॉर्मेट में बदल सकते हो। इसको बदलने के लिए आप बाइनरी सिस्टम को बाइनरी टू डेसिमल पढ़ेंगे, डेसिमल टू बाइनरी पढ़ेंगे, तो आपको ये आसानी से क्लियर भी हो जाएगा कि 65 की बाइनरी क्या होती है, 65 की बाइनरी क्या है, क्लियर होगी बात। लेकिन यहां पर एक सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि क्या क्या यही हमारे पास मेथड होता है, क्या यही मेथड होता है कि जिससे हमारे जितने भी जो कोड लिखेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में, जो हम प्रोग्राम्स लिखेंगे, वो सारे के सारे ऐसे ही ट्रांसलेट होते हैं क्या, ऐसे ही कन्वर्ट होते हैं क्या? नहीं दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने किसी भी लैंग्वेज के अंदर, मान लो आपने किसी हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को अगर आप लिखते हो, तो उसको बदलने के लिए हमारे पास ये कोडिंग सिस्टम नहीं होता, वहां पर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या कहते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो अगर अपने अगर बात आए कि लो लेवल लैंग्वेज में, तो कौन सी है? मशीनी लैंग्वेज और असेंबली भाषा है। मशीनी का मैंने बता दिया कि 01 फॉर्मेट में है। असेंबली भाषा में काम करना थोड़ा मुश्किल है। असेंबली भाषा में बहुत सारे क्या होते हैं, कोड या कमांड्स जिसको हम बोलते हैं, कोड या कमांड जिनको हम बोलते हैं, जैसे ऐड है, जोड़ करने के लिए ऐड है, सबट्रैक्ट है, इन सबको आपको क्या करना पड़ता था? याद करना पड़ता था। अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई भी काम नहीं कर सकते थे। असेंबली भाषा में जितने भी ये कोड्स या कमांड्स का यूज किया जाता है, इनको हम क्या कहते हैं? निमोनिक्स कहते हैं। निमोनिक्स कहते हैं। हिंदी में अगर लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, निमोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? निमोनिक्स कहते हैं। तो असेंबली भाषा एक कैसी है? लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली भाषा में जितनी भी चीजें अगर आप यूजर लिखता है, तो उसके लिए जो कोड्स या कमांड्स या जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, उनको हम निमोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? निमोनिक्स कहते हैं। दूसरी अगर बात करें तो जितनी भी हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है, ये इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो सबसे पहला सवाल जो जनरली पूछ लिया जाता है कि सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? बताइए कमेंट करके, सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? फर्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। बताइएगा सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो वो है फोर्ट्रेन। कौन सी है? फोर्ट्रेन है। फोर्ट्रेन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रेन का मतलब क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। फोर्ट्रेन का मतलब क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। फोर्ट्रेन का मतलब है फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। फॉर्मूला जो ट्रांसलेशन है, ये लैंग्वेज सन 1957 में, ये लैंग्वेज सन 1957 में 1957 में एक व्यक्ति है जॉन बेकस। ये सवाल भी आया हुआ है कि किसने बनाई थी? जॉन बेकस ने बनाई थी। 1957 में जॉन बेकस ने बनाई थी। फोर्ट्रेन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रेन की अगर बात करें तो इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। फोर्ट्रेन एक वैज्ञानिकों की लैंग्वेज के रूप में फेमस है। तो फोर्ट्रेन का मतलब है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 1957 के अंदर जॉन बेकस नाम के एक व्यक्ति ने फोर्ट्रेन लैंग्वेज बनाई थी। तो पहली जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमारे पास कौन सी है? फोर्ट्रेन है। फोर्ट्रेन सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। अब अगर बात करें फोर्ट्रेन के बाद और कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है, तो जैसे फोर्ट्रेन के बाद हमारे पास आती है कोबोल। कौन सी है? कोबोल। कोबोल के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोबोल का मतलब है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रेन का मतलब क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रेन एक लैंग्वेज है, फोर्ट्रेन एक लैंग्वेज है जिसका मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। एक कोबोल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबोल का मतलब है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहां से एक चीज समझ में आती है कि जो कोबोल है
वो हम कह सकते हैं बिजनेस पर्पज की एक लैंग्वेज है। वैज्ञानिकों की अगर लैंग्वेज पूछे तो आप जानते हैं फोर्ट्रेन है। अगर वही आपसे पूछे व्यापारियों की एक लैंग्वेज के नाम से तो वो कौन सी है, कोबोल है। कोबोल की अगर बात करें तो कोबोल का मतलब क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज हो सकती है। कितनी हाई लेवल लैंग्वेज है ये बता पाना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जो वर्तमान में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। जैसे अगर बात करें सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है। उसके बाद अगर बात करें पाइथन की बात करें, किसकी बात करें, पाइथन की बात करें, सी है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन की बात करें, ये सब लैंग्वेज कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज है। एआई की बात करें, ये सब कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। तो लैंग्वेज दो प्रकार की है, एक लो लेवल और एक क्या है, हाई लेवल है। अब सवाल आता है कि सर हमने ए तो लिखा, ए 01 में कैसे बदला। ये हमारे पास बहुत सारे कोडिंग सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन अब अगर मान लो किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में आप कुछ भी लिखेंगे तो वो कंप्यूटर को नहीं समझ में आएगा। इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटर है। मान लो मैं पाइथन का यूज करके ही एक प्रोग्राम बनाता हूं, पाइथन का यूज करके ही मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं। उसी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करना है, उसको मशीनी भाषा से हमें कोई आउटपुट लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर सवाल आता है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, उसको अगर मशीनी भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में चेंज करना चाहते हो तो यहां पर हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। बिल्कुल सही है। भी जो सबसे पहला जो हमारे पास क्या था, सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है भारत का, वो तो कौन सा है, भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम है। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर अभी वर्तमान में है वो कौन सा है, एरावत है। कौन सा है, एरावत है। अगर विश्व में भी कोई पूछ ले तो बता देता हूं, एल कैपिटन है। विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, एल कैपिटन है। ध्यान रखना, भी छोटी छोटी चीजें होती है बट सवाल इंपॉर्टेंट बनाती है, सवाल इंपॉर्टेंट बनाती है। एल कैपिटन की बात करते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि जितनी भी हमारे पास लैंग्वेज है, इसमें जो भी आप लिखेंगे, जितनी भी लैंग्वेज है, जो भी आपने प्रोग्राम लिखना है, उसको मशीनी भाषा में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग क्या है, ट्रांसलेटर है। अलग अलग क्या है, ट्रांसलेटर है। तो सबसे पहले अगर बात करें ट्रांसलेटर के बारे में, किसके बारे में, ट्रांसलेटर के बारे में। ट्रांसलेटर क्या है, तो ट्रांसलेटर को समझने से पहले थोड़ा अपने को पता होना चाहिए किसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, अभी सिलेबस में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं ना। तो ट्रांसलेटर को समझने से पहले अपने पास क्या है, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला जो हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं, सिस्टम में सॉफ्टवेयर, सिस्टम में सॉफ्टवेयर। और दूसरा जो हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के, दो प्रकार के हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सर क्या मतलब होता है इन दोनों का, सिंपल सा मतलब है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जो सिस्टम स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं, वो क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और हम कहें कि सर एप्लीकेशन का मतलब क्या है, तो हम कह सकते हैं यूजर स्पेसिफिक। यूजर स्पेसिफिक जो टास्क परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो दो प्रकार के हमारे पास सॉफ्टवेयर है, एक कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और दूसरा कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में थोड़ा सा अपने समझ लेते हैं कि मान लो आप अपने फोन में कोई काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, या आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कोई भी चला रहे हैं। क्या फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का या अदर जितने भी सॉफ्टवेयर है उनका हर फोन में होना जरूरी है क्या? तो आप सर कहेंगे कि सर मैं तो व्हाट्सएप नहीं चलाता, कोई कहता है कि मैं फेसबुक नहीं चलाता, कोई कहता होगा कि मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता, कोई कहता होगा कि मैं ये एप्लीकेशन नहीं चलाता, कोई कहता है मैं वो एप्लीकेशन नहीं चला रहा। मान लो अपने एप्लीकेशन, कोचिंग का एप्लीकेशन भी है, तो क्या जितने भी यूजर्स है एंड्रॉइड के, सबके फोन में ये एप्लीकेशन है? नहीं है। जिनको जरूरत है उन्होंने उसका उपयोग किया, उन्होंने इसको इंस्टॉल किया, और जिनको जरूरत नहीं है उन्होंने इसका यूज नहीं किया है। इसका मतलब है यूजर स्पेसिफिक। मेरी जरूरत है, मैं मेरी जरूरत के लिए किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूं, तो वो हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वही अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप अपने फोन से व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करो, तो उसका आप पे फोन पर क्या असर पड़ेगा?
कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन वही अगर आपके फ़ोन से एंड्रॉयड को हटा दिया जाए तो आपका फ़ोन हो सकता है काम ही न करे। तो यहाँ पर एंड्रॉयड का होना हार्डवेयर के लिए जरूरी है, एंड्रॉयड का होना हार्डवेयर के लिए जरूरी है, इसलिए उसको हम कहते हैं सिस्टम स्पेसिफिक। क्या कहते हैं? सिस्टम स्पेसिफिक। अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड नहीं है तो आपका फ़ोन हो सकता है किसी काम का न हो, लेकिन आपके फ़ोन में अगर व्हाट्सएप नहीं है तो हो सकता है व्हाट्सएप रिलेटेड काम नहीं हो पाएंगे, बाकी सारे काम आप कर सकते हो। तो यूजर स्पेसिफिक का और सिस्टम स्पेसिफिक का, सिस्टम स्पेसिफिक मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी टास्क हो उनके लिए हमारे पास अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, और यूजर से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं उनके लिए हमारे पास अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये जनरली हमारे पास कौन कौन से हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ये हमारे पास कौन कौन से आते हैं, यहीं से हमारे टॉपिक की शुरुआत होगी। कि अगर बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा हमारे पास आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तीसरा हमारे पास आता है डिवाइस ड्राइवर। क्या आता है? डिवाइस ड्राइवर। उसके बाद हमारे पास आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कौन कौन से होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मेन दो कैटेगरी में होते हैं। एक होता है CUI और एक होता है GUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें डॉस और यूनिक्स जो हमारे पास है, डॉस और यूनिक्स जो हमारे पास है वो कैसा है? CUI में है। और GUI में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले आता है विंडोज। उसके बाद हमारे पास आता है लाइनेक्स। उसके बाद हमारे पास आता है मैक ओएस। उसके बाद हमारे पास आता है iOS, मैक ओएस iOS। उसके बाद अगर बात करें तो एंड्रॉयड। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे तो उबंटू, रेड हैट फेडोरा, काली लाइनेक्स। उसके बाद अगर बात करें तो बोस, अभी हम बात करके हैं, भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद अगर बात करें बोस के बाद हमारे पास एक आता है क्रोम ओएस। क्या आता है? क्रोम ओएस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें अगर बात करें तो विंडो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। मैक और iOS ये किसके हैं? एप्पल कंपनी के हैं। एंड्रॉयड की अगर बात करें ये हमारे पास किसका है? गूगल का है। एंड्रॉयड किसका है? गूगल का है। अब अगर बात करें तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करते हैं। किसकी बात करें? लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। ये टॉपिक भी थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो हमारे पास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मेनली 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास है। सबसे पहला है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर और तीसरा है इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, एक असेंबलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां से जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उस पर कौन कौन से सवाल बनते हैं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सिस्टम एंड एप्लीकेशन, बहुत बढ़िया। भी देखिए, अब अगर आपके सामने आए सवाल कि सर जितनी भी लैंग्वेज से संबंधित ट्रांसलेशन का काम करते हैं वो कौन करते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब आपसे सवाल यह है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, तो आप कुछ यूं बता सकते हैं। क्यों मैं बता रहा हूं? आपको अगर लिखने की बात आ जाए, इस पे लिखने की बात आ जाए तो अच्छा लिख के आओगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, और शॉर्टकट में अगर बढ़िया लिख के आओगे ताकि सामने वाले को समझ में कैसे, देखो लैंग्वेज ट्रांसलेटर पर अगर कोई सवाल आए तो क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर कैसे काम करते हैं, बट मुझे इतना पता चला है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। सामने वाले को आपने एक तो ये बात बताई कि किसी ने पूछा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन मैंने लिखा सॉफ्टवेयर। एक तो ये जवाब बना।
एक आप ये कह सकते हो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। दोनों में फर्क है। सामने वाले को मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर है, तो उसने समझा कि सॉफ्टवेयर तो दो कैटेगरी में है, मुझे कैसे पता चलेगा कि सिस्टम है या एप्लीकेशन है। तो आपने कहा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, आपसे सिंपल पूछा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, तो आपने कहा लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसी चीज को कहते हैं कि किसी भी बात को अगर आप कम शब्दों में लिखेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बात छोटी नहीं है, बात ये छोटी हो सकती है कि सर लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, क्यों? क्योंकि छोटी इसलिए है कि हमें पहले से इसके बारे में पता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि अगर इसी को भी लिखना हो तो इसके भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हमसे अगर कोई पूछे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, अगर कोई पूछे आपसे, अगर कोई आपसे पूछे कि कंपाइलर क्या है, क्या लिखेंगे? कि कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल। कंपाइलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अब अगर कोई पूछे कि कंपाइलर क्या है, तो आप कह सकते हो कि सर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में काम करता है। तो इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा टॉपिक कवर हुआ। आपने कहा कि कंपाइलर क्या है, तो आपने कहा कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसमें सॉफ्टवेयर भी आया, सिस्टम भी आया, इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी आया। बताओ इस पूरे टॉपिक में कौन सी ऐसी बात रही हो जिससे सामने वाला पढ़कर ये नहीं समझ सकता कि आप क्या कहना चाह रहे हो? तो यहां पर जो सबसे मेन चीज आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि विंडो क्या है। मैं जानता हूं कि विंडो क्या है, आप जानते हैं कि विंडो क्या है, बट अगर इसी को लिखना पड़े कि विंडो के बारे में बताओ, किसी ने कहा कि मैं आपको 2 नंबर देता हूं अगर विंडो के बारे में कुछ भी लिखो, तो आप क्या लिख के आएंगे? सबसे पहली चीज क्या है कि विंडो क्या है। यहां से अगर किसी ने पूछा तो मेरा जवाब तो यह बनता है कि विंडो एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में है। हम कह सकते हैं कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आप मार्केट में देख सकते हैं। चाहे विंडो एक्सपी की बात करें, 98 की बात करें, विस्टा की बात करें, 7 की बात करें, 11 की बात करें, तो ये हमारे पास इस कैटेगरी में बनते हैं कि मैक क्या है? एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई और भी अगर इसको अच्छे तरीके से लिखना हो तो आप इस तरीके से बना दो ना, कि आपके सामने आए कि विंडो क्या है, तो आप कह सकते हैं कि विंडो एक क्या है? जीओ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो एक क्या है? सॉफ्टवेयर है जो कि जीओ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। मतलब यह है कि सवाल की डिमांड क्या है, अगर आपने इस तरीके से चीजों को समझाना तो आप अच्छा लिख के आएंगे। अच्छा लिखने का मतलब है कि पेज भरने से नहीं है। अच्छा लिखने का मतलब आपने भले ही उसमें 3 लाइन लिखी हो, लेकिन उन तीनों लाइन में जो सामने वाले ने पूछा ना वो बेहतर समझ गया हो, तो आप ये देखो कि आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत कम है। और मैं अगर ये बोलूं कि लिखो आप यहां पर विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं है। आप इसको बिल्कुल ही कम शब्दों में अच्छा लिखने की अगर कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट वे हो सकता है। यहां से हमारे पास आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। किसके बारे में? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अगर सिंपल से सिंपल शब्दों में ये बताना हो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। अब अगर कोई पूछे कि सर काम क्या है इनका, काम अगर पूछे, यूज क्या है, पर्पज क्या है, कोई बता सकते हो कि इनका पर्पज क्या है, तो सबसे अच्छा सवाल बनता है, सबसे अच्छा सवाल बनता है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम करते हैं। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम करते हैं। ऑब्जेक्ट जो कोड हमारे पास होते हैं वो मशीन समझती है। इसका मतलब अगर आपने मशीन को कोई चीज समझानी है तो वो हमारे पास क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। और सोर्स कोड जो यूजर के कोड होते हैं, यूजर के कोड होते हैं। यूजर ने जितना भी प्रोग्राम लिखा, यूजर प्रोग्राम होते हैं, वो क्या होते हैं? सोर्स कोड होते हैं। क्या होते हैं? सोर्स कोड होते हैं। बताओ, तो सोर्स कोड को किस में बदलना हो? ऑब्जेक्ट कोड में बदलना हो। सोर्स कोड को किस में बदलना हो? ऑब्जेक्ट कोड में बदलना हो। रूपाली इस पे भी अपन बात करेंगे, ठीक है। अब अगर कोई सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने की बात करें तो उनको हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो सर ये तो अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक असेंबलर है, एक कंपाइलर है, और एक क्या है? इंटरप्रेटर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास कौन कौन से हैं? एक है असेंबलर, एक है कंपाइलर और एक है इंटरप्रेटर। सबसे पहला मेरे पास क्या है?
असेंबलर है। क्या है? असेंबलर है। असेंबलर की बात करें। दूसरा अपने पास है कंपाइलर, और हमारे पास लास्ट में है इंटरप्रेटर। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात करें। असेंबलर का यूज असेंबली भाषा में, अभी हम पढ़ के आए असेंबली एक लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली भाषा को अगर कंप्यूटर की भाषा, मशीनी भाषा में अनुवाद करना है तो हम किसका यूज करेंगे? असेंबलर का यूज करेंगे। कंपाइलर की अगर बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज को, शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाई लेवल लैंग्वेज को अगर मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हम कंपाइलर का भी यूज कर सकते हैं और इंटरप्रेटर का भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है इनमें, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा है, उसको अगर एक साथ बदलना हो, एक साथ का मतलब होता है कंप्लीट बदलना हो, एक साथ का मतलब है कंप्लीट बदलना हो, कंप्लीट अगर ट्रांसलेट करना हो तो कंपाइलर का यूज कर सकते हैं, और अगर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करना हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं? इंटरप्रेटर का यूज कर सकते हैं। ये बात तो ठीक है समझने के लिए, बट आपको इनका डिफरेंस समझना पड़ेगा। एज ए प्रोग्रामिंग के हिसाब से अगर अपने समझेंगे तो ये थोड़ा सा एक क्या है, अलग पार्ट है। ये ठीक है कि ये लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करने का काम आता है, ये एक साथ बदलने के। कोई और भी डिफरेंस बता सकते हो कि सर इंटरप्रेटर और कंपाइलर में मेजर डिफरेंस ये भी होता है? कोई भी स्टूडेंट? अगर सिक्योरिटी रीजन की बात करें, मैं सिंपल सा सवाल देता हूं आपको कि दोनों में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ज्यादा सिक्योर कौन सा है, जिसमें कम खामियां हैं? फास्ट के रेफरेंस की अगर बात करें तो कौन सा है, बताइए भी। चलो, जो भी साथी यूट्यूब पे देखे, आप कमेंट करके बताना कि जो जो डिफरेंसेज आपने आज तक पढ़े हैं वो मुझे बताया कि इनमें कौन कौन से डिफरेंसेज होते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। सेफ सिक्योर की अगर बात करें तो ज़्यादा सिक्योर कौन सा होता है, कंपाइलर की बात करें या इंटरप्रेटर की बात करें? इसमें स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर में? मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये आपके काम आएंगे कि अगर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपको लिखना पड़े ना, तो आप एक एक पॉइंट को तसल्ली से लिख सकते हो। इतने से ठीक है कि बेसिक बात है कि लाइन टू लाइन की बात कर ले या कंप्लीट की बात कर ले, लाइन टू लाइन की बात कर ले या कंप्लीट की बात कर ले। बट अगर ये कोई आपसे पूछे कि और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, डिबगिंग जो है वो बेस्ट हो सकती है, किसके अंदर हो सकती है। दूसरा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि फास्ट कौन सा होता है तो भी आपको बताना पड़ेगा। तीसरा, अगर ये भी कोई आपसे पूछ ले, सिक्योरिटी के लेकर भी पूछे तो भी आप बता सकते हैं। किसमें स्पेस की अगर बात करें तो कम की जरूरत होती है, किसमें ज्यादा की जरूरत होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट और भी डिफरेंसेज क्या है? इंटरप्रेटर सिक्योर है, लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, चलो, एक जवाब आया कि इंटरप्रेटर क्या है, सिक्योर है। मैं कहता हूं कंपाइलर ज्यादा सिक्योर है, बट इस पर अपन बात करेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले ये देखिएगा कि हमारे पास क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एक सेमलर है, एक कंपाइलर और एक क्या है, इंटरप्रेटर है। ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। सवाल मेरा ये है कि इनमें से कौन कौन है जो केवल सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, केवल सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में? ये देखो, मैं बता रहा हूं आपको, देखो करने को ना आप हम मैं ये बोल दूं कि मुझे पता है, मुझे पता है, अच्छी बात है। बट सच ये है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती है, जब हम सीखते हैं, समझते हैं, तो बहुत सारी चीजें नई भी सीखने को मिल जाती है। हाँ, मुझे ये पता है कि ट्रांसलेटर 3 है, मुझे केवल इसमें से 2 ही बातें ऐड करनी है, तो मेरे लिए क्या है, आसान है। अब अगर आपसे पूछे कि ट्रांसलेटर क्या है, तो हमने एक बात लिखी है यहां पर, सोर्स कोड को किस में बदलता है, ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम किसका होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का होता है। अब सवाल यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इनमें से कौन कौन ऐसे हैं, तीनों में से, कि जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलते हैं, और कौन ऐसा है जो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल कोड में बदल देता है। अगर कोई आपसे पूछे कि असेंबलर और कंपाइलर की बात करें, तो ये डायरेक्ट क्या है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देते हैं। सोर्स कोड को सोर्स कोड को किस में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट कोड में।
बट इंटरप्रेटर जो है ना, ये क्या करता है, सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में बदल देता है, एग्जीक्यूटेबल कोड में बदल देता है, एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है। ये कहने में कोई बड़ी बात नहीं है कि सर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम किसका है, ट्रांसलेटर का है। कौन कौन से हैं, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर, असेंबलर की बात करें। बट जो ऑब्जेक्ट कोड को जो ऑब्जेक्ट कोड में डायरेक्ट बदलते हैं वो हमारे पास कंपाइलर और क्या होते हैं, असेंबलर की बात करते हैं। और बट डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में लेके आता है तो वो कौन होता है, इंटरप्रेटर है। वो लाइन बाई लाइन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाई लाइन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो अभी जो हमने पढ़ा वो ये देखा कि लैंग्वेज हमारे पास कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। एक कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेज है, और दूसरी अपनी कौन सी है, हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब आपको ये समझ में आ गया कि जो डिपेंडेंट है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है वो इंडिपेंडेंट है। हाई लेवल लैंग्वेज की खुद की अपनी क्या होती है, लाइब्रेरी होती है, खुद का अपना क्या होता है, सिस्टम होता है, जो डिपेंड नहीं है किसी हार्डवेयर पर, डिपेंड नहीं है किसी हार्डवेयर पर। बट लो लेवल लैंग्वेज है वो क्या है, डिपेंड है किस पर, हार्डवेयर पर, डिपेंड है किस पर, हार्डवेयर पे है। अब जो भी आप लैंग्वेज में कुछ भी लिखेंगे उनको हम सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड का मतलब यूजर द्वारा लिखा गया, अपनी भाषा में हाई लेवल में जो चीजें लिखी है आपने, उसको अगर किस में बदलना हो, मशीनी भाषा को समझाने के, मशीन से कोई अगर आउटपुट जनरेट करना है, ट्रांसलेट करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कोड होता है वो मशीन रीडेबल होता है, और जो सोर्स कोड होता है वो ह्यूमन रीडेबल कोड होता है, जिसे यूजर आसानी से समझ सके और मशीन आसानी से समझ सके। यहां पर आज की क्लास में मैंने दो पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं कि जहां पर अस्काई कोड की एक वैल्यू है, जो एक क्या करता है, केवल और केवल जितने भी हम सिंबल यूज करते हैं, मान लो ये जो मैंने लिखा है ना, ये केवल और केवल तीन ही जगह मैंने लिखा है, A to Z, स्मॉल a to z और 0 to 9। इसके अलावा प्लस माइनस सबका एक क्या होता है, स्काई कोड होता है। अगर आप स्काई किसका यूज करते हो, 8 का यूज करते हो, उसमें टोटल 256 करेक्टर है, 256 करेक्टर है, टोटल 256। अगर जीरो को आप शामिल कर लोगे तो टोटल 0 to 255 संख्या बनेगी, 0 to 255 बनेगी। टोटल कितने करेक्टर है, 256 करेक्टर। ऐसे अगर काउंट करेंगे तो 26 ही हो गए, 26 ही हो गए, 10 ही हो गए। इसके अलावा जितने भी हमारे पास क्या बच गए, जितने भी सिंबल्स बच गए, जैसे प्लस की बात करें, माइनस की बात करें, इक्वल की बात करें, डॉलर की बात करें, इन सब का भी अपना एक क्या है, स्काई कोड है। बट स्काई कोड के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने हर एक डिजिट को, हर एक सिंबल को उन्होंने क्या दिया, नंबर दिया। बट ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है कि जो एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी सोर्स कोड को एक ऑब्जेक्ट कोड में, या हम कह सकते हैं मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में होते हैं। किसमें होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में होते हैं। तो अब अगर बात करें तो हमारी जो प्रोग्रामिंग की बात करें तो आज दो सवाल आपके सामने हैं। सबसे पहला जो सवाल है कि आपको बताना है फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन बताएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई है, गूगल मत करना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसे बताना भाई। और अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन कौन बता सकता है। हमने देखो 3 सवाल किए। पहली हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। एक होता है प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट होते हैं, और एक हमारे पास वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। एक सवाल आया C++ का, बस मैं कह रहा हूं कि आप गूगल मत करना, अगर आपको पता हो तो ये जरूर यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट करके बताना। और अब मेरा जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट था, ये आपको पता हो कि हम जो भी काम करेंगे लैंग्वेज, सी लैंग्वेज भी आंसर आ रहा है, चलो भी ठीक है। अब आपको दो चीजें बतानी है। सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये अब रही बात क्या है, अब रहा कि सबसे पहले सर पाइथन के बारे में अगर आपने स्टार्टिंग की 3 से 4 क्लासेज प्रॉपर तरीके से समझ ली, तो आपके लिए किसी भी लैंग्वेज के अंदर काम कैसा करना है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर क्या होना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज को कहां से स्टार्ट करना चाहिए, ये कभी नहीं सोचना पड़ेगा। भले मैं एक पाइथन लैंग्वेज आपको इस बैच में पढ़ा रहा हूं, लेकिन पाइथन के साथ अगर आपको जावा पढ़नी पड़े, C++ पढ़नी पड़े, सी लैंग्वेज पढ़नी पड़े, जो बेसिक स्ट्रक्चर है
वो हर एक लैंग्वेज में आपके दिमाग में रहनी चाहिए। बिल्कुल इस लैंग्वेज में ये चीज़ें हमारे पास क्या है, होनी चाहिए। फिर आती है कि सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, और प्रोसीजरल जो ऑब्जेक्ट हमारे पास लैंग्वेज होती है उसका मतलब क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे जो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये जो 2 मैंने सवाल आपको दिए हैं पाइथन प्योर श्याम सुंदर जी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इसका जवाब आएगा तो मतलब अच्छी चीज़ है, बट ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, सच ये है कि वो प्योर ऑब्जेक्ट आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, प्योर एग्जाम ओरिएंटेड है। कोई भी इस बोर्ड पे, कोई भी अगर इस बोर्ड पे बात मैंने लिखी है और जिसमें ये कहे कि सर ऐसे सवाल बन सकते हैं क्या, तो आप मुझे बता दो। कोई भी ऐसे जो भी मैंने यहां पर लिखा है वो सब चीजें हैं अपने आप में क्या है, एक क्वेश्चन है, अपने आप में क्या है, क्वेश्चन है। तो बारीकियां जितनी भी आती है ना, भले मान लो आपको आपने ये चीजें पढ़ी हुई है ना, तो आप पीडीएफ से पढ़ के जाओ, वीडियो मत देखिएगा। बट अगर इस बैच में अगर आपने इनरोल किया है ना, तो एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से कवर करके जाइएगा। क्यों? क्योंकि यहीं से सबसे मेन जो होता है ना, कि अगर आपने बेस अच्छे से कर लिया ना, तो फिर आपके लिए चीजें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, चीजें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब मैंने जैसे यहाँ पे ये वाला बताया ना, ये केवीएस वगैरह के अंदर पेपर में सवाल डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन है। जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज नहीं है, सी एक लैंग्वेज नहीं है, बट मेरे जो सवाल थे ना, वो उनके जवाब अभी तक किसी के भी नहीं आए, काफी सारे जवाब आए भी है भारत, बिल्कुल। बट सवाल ये है कि पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, और पहली प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, ये सवाल दो थे। तो जितने भी साथी अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप जरूर कमेंट करके बताना, और इसमें वो भी मत शौक हो ना कि सर हमसे ये 2 बेसिक सवाल नहीं हुए, बिल्कुल गूगल करके तो हर कोई अभी बता भी देगा, ठीक है। तो कल मैं आपको इसका जो सेशन सेकंड है, जिसमें हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में, फिर मैं आपको लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में क्या क्या फैसिलिटीज होती है, और जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनमें क्या क्या फैसिलिटीज होती है, और क्यों अलग बनाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो है अपने आप को किस प्रकार से अलग रखती है प्रोसीजरल से, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास प्रोसीजरल में नहीं होती, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो जितने भी साथी यूट्यूब पे देखें और चैनल पे नए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और पाइथन की मैं कुछ क्लासेज आपको एमसीक्यूज के रूप में, पीवाईक्यू के रूप में भी आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई सेशन के साथ, और जितने भी बैच वाले जितने भी है, तो अभी अपनी जो 5 बजे जो क्लास रहेगी वो रहेगी, 6 बजे जो क्लास रहेगी वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास रहेगी। ओके, थैंक यू। अब कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।